चलिए एक बार पुनः स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट पटना में। अगर आप लगातार पीडीएफ और डिस्कशन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करें स्टडी पॉइंट पटना। वहाँ से अभी मात्र 51 रुपये में आप अंतिम प्रहार एक बैच करके चल रहा है उस वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। 51 रुपये में कंप्लीट वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सोल्यूशन मिलने वाला है आपको। इसमें सारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटी सारा सब्जेक्ट का मेंशन किया रहेगा, जो पीडीएफ भी मिलेगा और उसका डिस्कशन भी होगा। अगर यूट्यूब पर आप नए पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। दिल्ली के लाल किला का निर्माण करवाया था। दिल्ली के लाल किला का निर्माण कौन करवाया था? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता, शाहजहां। शाहजहां दिल्ली के लाल किला का निर्माण कराया था। मुगलिया साम्राज्य का पहली बार राजधानी आगरा था। प्रारंभिक राजधानी आगरा था। आगरा से दिल्ली लाने का भी श्रेय जाता है शाहजहां को। यानी दिल्ली को पहली बार मुगल बादशाह कौन राजधानी बनाया? शाहजहां। शाहजहां को इंजीनियरिंग किंग, भवनों का राजकुमार कहा जाता है। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासन काल में हुआ? देखिए महत्वपूर्ण क्या मैटर है, शासन काल में हुआ अलग बात है और कौन अनुवाद किया अलग बात है। तो उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया है शाहजहां का बेटा है दारा सिको, जिसको शाह बुलंद इकबाल के नाम से जानते हैं या लघु अकबर के नाम से जाना जाता है। लघु अकबर, शाह बुलंद इकबाल, दारा सिको को कहते हैं। वही सर अकबर के नाम से उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया है। लेकिन किसके शासनकाल में किया है? तो शाहजहां के शासनकाल में किया है। इसीलिए आंसर बदल जाएगा। शाहजहां के शासनकाल में अनुवाद हुआ है। अनुवाद कौन किया है? तो दारा सिको। दारा सिको को शाह बुलंद इकबाल या लघु अकबर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए पॉइंट क्लियर है। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल का उपाधि दिया था? शाह बुलंद इकबाल अभी तुरंत चर्चा किए हैं। दारा सिको को, दारा सिको को शाह बुलंद इकबाल या लघु अकबर, है ना, लघु अकबर के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहां का बड़ा बेटा था। शाहजहां चाहता था कि उत्तराधिकारी यही दारा सिको बने, लेकिन औरंगजेब उत्तराधिकारी बन जाता है क्योंकि औरंगजेब क्रूर टाइप का शासक था। दारा सिको ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था? माने उपनिषद का फारसी में अनुवाद तो स्पष्ट कर दिया कि दारा सिको किया था, लेकिन शीर्षक क्या रखा था, नाम क्या रखा था? सिर अकबर के नाम से। अकबर का महान रहस्य सिर अकबर के नाम से दारा सिको फारसी में उपनिषद का अनुवाद किया था। दारा सिको पहला मुगलिया बादशाह है, माने युवराज कहिए, कारण कि बादशाह तो नहीं बन पाया, जो हिंदू धर्म से भी संबंधित पुस्तकों को पढ़ा था। जैसे भगवत गीता हो गया, है ना, जैसे उपनिषद हो गया। दारा सिको को किस स्थान पर दफनाया गया था? दारा सिको को किस स्थान पर दफनाया गया? दिल्ली में। देखिए सामान्यतः जो है ना, जानते हैं आपकी काबुल में बाबर का मकबरा है, वहीं दफनाया गया। लाहौर में जहांगीर का मकबरा है, वहीं दफनाया गया। दूगो मुगल बादशाह जो देश से बाहर, एक बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल बादशाह, रंगून म्यांमार दफनाया गया। बाकी सारे मुगलिया बादशाह को अगर बुझाया जाता तो ठीक है, जैसे अकबर को आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया, लेकिन बुझा रहा तो ठीक है ना, तो सब दिल्ली में हुमायूं के मकबरा के निकट में ही सबको दफना दिया गया है। ठीक है, इसीलिए दिल्ली करेंगे, ये सही है। हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाला दारा सिको। भगवत गीता का, उपनिषद का पढ़ा है, उपनिषद को तो अनुवाद भी कर दिया है दारा सिको। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? समझ सकते हैं, मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है शाहजहां के शासनकाल को, क्योंकि शाहजहां के शासनकाल में अनेक भवन, बिल्डिंग, इमारत बना था। इसीलिए शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी कहते हैं, इंजीनियरिंग किंग कहते हैं, भवनों का राजकुमार कहते हैं शाहजहां के शासनकाल को। तो कौन कहा इतिहासकार स्टेटमेंट दे रहा है? तो श्रीवास्तव खाली पकड़ेंगे काम चल जाएगा, SL श्रीवास्तव, है ना। चलिए, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? मिर जुमला दिया था। इसको मिर सईद भी कहते हैं, मोहम्मद सईद। मोहम्मद सईद, ये जो मोहम्मद सईद था ना, गोलकुंडा के दरबार में रहता था। दरबारी था, वही दिया था इसको। मोहम्मद सईद भी कहते हैं, C4 कैट हो जाएगा।
थोड़ा सा क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड ज़्यादा होगा, माने इजी आज थोड़ा कम मिलेगा, मॉडरेट ज़्यादा आज क्वेश्चन होगा, इसलिए घबराना नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चन रहता है, नहीं होता जो छांटा छटोई, सारा क्वेश्चन को आज कलेक्शन ले लिया गया है, इसीलिए घबराएंगे नहीं। कुछ क्वेश्चन आपको तंग करेंगे। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया? दरबारी रिवाज था सिजदा, इसको समाप्त कर दिया। ध्यान रखिएगा, सिजदा और पैबोस का शुरुआत बलबन किया था। सिजदा, सिजदा मतलब सर झुकाकर अभिवादन करना, पैबोस माने पैर चूम कर अभिवादन करना, ये फारसी रीति रिवाज था। इसको समाप्त कौन मुगल बादशाह किया है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन समाप्त किया? शाहजहां किया, शाहजहां समाप्त किया है। शुरू कौन किया था? तो बलबन किया था। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? दक्कन दक्षिण भारत, दक्कन दक्षिण भारत का अधिकांश समय तक गवर्नर रहा था जब शाहजहां का शासनकाल था। तो शाहजहां का बेटा औरंगजेब हमेशा जो है कि राजधानी से दूर इसको रखता था। औरंगजेब को शाहजहां राजधानी से दूर रखता था, क्योंकि औरंगजेब चाहता था शाहजहां कि औरंगजेब को शासक उत्तराधिकारी नहीं बनाना है, उत्तराधिकारी बनाना दारा सिकोह को, जिसको शाह बुलंद इकबाल के नाम से जानते हैं, पढ़ा लिखा शिक्षित योग्य शासक बनता। इसीलिए इसको राजधानी के निकट रहने ही नहीं देता था, हमेशा दक्कन की ओर रहता था। इस बात से औरंगजेब नाराज रहता था शाहजहां से, औरंगजेब शाहजहां से नाराज रहता था। इसीलिए 1658 ईस्वी में जब औरंगजेब शाहजहां जब बीमार पड़ा, 1658 ईस्वी में जब शाहजहां जब बीमार पड़ा तो औरंगजेब हल्ला कर दिया कि शाहजहां का मृत्यु हो गया। उत्तराधिकारी के लिए झगड़ा करने लगा बेटा आपस में, शाहजहां के बेटाओं में युद्ध होने लगा। उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ, कई युद्ध हुआ, धर्मट का युद्ध हुआ, सामूगढ़ का युद्ध हुआ। अंतिम उत्तराधिकारी का युद्ध 1659 में देवराई घाटी का युद्ध हुआ, जिसे निर्णायक युद्ध हुआ। और शाहजहां का जो बेटा दारा सिकोह है, उसको औरंगजेब इस्लाम अवहेलना करने के कारण, इस्लाम विरोधी के अपमान लगा करके, आरोप लगा करके उसका हत्या कर दिया। उत्तराधिकारी औरंगजेब बन गया, है ना। तो औरंगजेब ज्यादातर वहीं रहा था, दक्षिण भारत में ही रहा था, क्योंकि शाहजहां राजधानी के निकट आना ही नहीं दिया था। इस बात से औरंगजेब नाराज भी रहता था शाहजहां से। क्लियर है? चलिए, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? 2 बार राज्याभिषेक कराने वाला मुगल बादशाह कौन है? औरंगजेब। एक बार 1658 में, 1658 में, एक बार 1659 में। 1658 में आगरा पर जल्दबाजी में कब्जा कर लिया था, आगरा में जल्दबाजी में कब्जा करके राज्याभिषेक कराया। और 1659 में दिल्ली में शाहजहां के द्वारा बनवाया गया शानदार महल में एंट्री मारा। देवराई घाटी का जब युद्ध समाप्त हुआ 1659 में, उत्तराधिकारी का सब युद्ध 1658 में हुआ है, चाहे सामूगढ़ का युद्ध होता हो, बारबोसा का युद्ध होता हो, या धर्मट का युद्ध होता हो, सब 1658 में। एकमात्र युद्ध देवराई घाटी का युद्ध 1659 में हुआ है। देवराई घाटी के युद्ध के बाद शाहजहां जो है कि अपना दिल्ली में दोबारा राज्याभिषेक करा, सॉरी शाहजहां नहीं, औरंगजेब दिल्ली में दोबारा राज्याभिषेक करवाया। तो औरंगजेब ही दोबारा राज्याभिषेक कराया। धर्मट का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? धर्मट जगह है एमपी में, एमपी में जगह है। धर्मट का युद्ध हुआ है 1659 में, सॉरी 1658 में। एकमात्र देवराय घाटी 1659 में ना, 1658 में हुआ था धर्मट का युद्ध। एक तरफ से औरंगजेब है, दूसरा तरफ से दारा सिकोह है। औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था। इसमें औरंगजेब जीत गया, दारा सिकोह हार गया। 1659 में भी जो युद्ध हुआ देवराई घाटी का युद्ध 1659 वाला, इसमें भी दारा सिकोह हार गया है, औरंगजेब जीत गया है ना भाई। हाँ, उत्तराधिकारी के लिए झगड़ा कर रहा है कि शाहजहां के बाद हम उत्तराधिकारी बनेंगे, तो हम उत्तराधिकारी बनेंगे, क्योंकि शाहजहां चाहता था कि बने दारा सिकोह, और औरंगजेब इस बात से खपा रहता था। मुगल शाहजादा, शाहजादा माने बेटा, राजकुमार जो कह सकते हैं, श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। आश्रय माने कुछ दिन छुप छुपा करके रहा था, रुका था। सुलेमान सिकोह, सुलेमान सिकोह है कौन? पहली बार शायद क्वेश्चन मिल रहा होगा आपको। सुलेमान सिकोह दारा सिकोह का बेटा है, दारा सिकोह का बेटा सुलेमान सिकोह। इसको जम्मू कश्मीर में कह सकते हैं अभी आप, श्रीनगर गढ़वाल, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में वहीं आश्रय लिया था और वहीं पे अफीम खिला करके मार डाला। समझ सकते हैं? अफीम खिला करके औरंगजेब दारा सिकोह के बेटा सुलेमान सिकोह को मार डाला था। औरंगजेब के कौन सा बेटा है? कह रहा औरंगजेब के कौन सा पुत्र ने विद्रोह करके राजपूत के विरुद्ध अपने पिताजी का स्थिति दुर्बल कर दिया, माने पिताजी का स्थिति कमजोर कर दिया, विद्रोह करके पिताजी के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिससे पिताजी का स्थिति दुर्बल हो गया। इसमें राजपूतों का थोड़ा सा प्रभुत्व बढ़ने लगा था। कह रहा कि कौन सा, ये ना क्वेश्चन पूछ रहा है,
औरंगजेब के कौन बेटा है जो अपने पिता के खिलाफ यानी औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, विद्रोह किया, जिसे औरंगजेब का राजपूतों के अगेंस्ट में पावर जो है से थोड़ा सा डिमोरलाइज हो गया था राजपूतों के विरुद्ध में। ये कौन कह रहा है, कौन विद्रोह किया था? अकबर द्वितीय, अकबर नहीं, अकबर द्वितीय, याद करिए। अकबर द्वितीय अपने पिता के खिलाफ दुर्गादास के बहकाव में आकर के, दुर्गादास के बहकाव में आकर के अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया था। क्यों? क्योंकि मारवाड़ और मेवाड़ के लालच में आ गया था कि मारवाड़ मेवाड़ राजपूताना एरिया है, अगर हम साथ देंगे राजपूतों को तो यहाँ का हम राजा बनेंगे। दुर्गादास के बहकाव में आ गया और अपने पिताजी के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया था अकबर द्वितीय, जो केकर बेटा है? औरंगजेब का बेटा है। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर का संधि किए थे? मुगल सेनापति, मुगल सेनापति बोले तो बीजापुर के, कहाँ के? बीजापुर के। जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर का संधि हुआ था ना 1665 में। अब ये हुआ क्या था कि महाराष्ट्र एरिया में दक्षिण भारत में शिवाजी का प्रभुत्व बढ़ रहा था, जिससे औरंगजेब नाराज रहता था कि दक्षिण भारत में शिवाजी का इस तरह से बोलबाला रहा तो फिर साम्राज्य हमसे छीन सकता है। शिवाजी को औरंगजेब पहाड़ी चूहिया भी कहा था, राजा का भी उपाधि दिया था। और जय सिंह को भैया संधि करने के लिए संधि किया, फिर भी शिवाजी का दक्षिण भारत में प्रभुत्व कम नहीं हो रहा था। तो 1666 में औरंगजेब शिवाजी को आगरा में आमंत्रण दिया, निमंत्रण देकर बुलाया, बुला करके राय मशवरा करने लगा। शिवाजी औरंगजेब के बात से सहमत नहीं हुए तो शिवाजी को 1666 ईस्वी में ही आगरा के जयपुर भवन में कैद कर लिया औरंगजेब। बाद में शिवाजी औरंगजेब के चुंगल से मुक्त भी हो गए थे। तो जैसे किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। देखिए जहां उपाधि की बात आता है ना तो ध्यान रखिए, जल फग मोर अप, जल फग मोर अप। ज से जहानदार सा, ल से लंपट मूर्ख, जहानदार सा को लंपट मूर्ख कहते हैं। फ से फरुखसियर और घ से घृणित कायर, फरुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। मो से मोहम्मद शाह और र से रंगीला बादशाह, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहते हैं। और से औरंगजेब और प से पीर, औरंगजेब को जिंदा पीर कहते हैं। आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों का विजय किया था वो कौन थे? बीजापुर, गोलकुंडा, इन दोनों को अभियान विजय प्राप्त किया था। 1686 और 1687 में बीजापुर गोलकुंडा को औरंगजेब मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। क्लियर है? अगर आप यूट्यूब पर हैं और ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहें तो मुसल्लापुर हाट, साईं चौक, रामपुर रोड, पटना 6 हमारा पता है, जहां पर ऑफलाइन सेंटर चलता है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, किस बादशाह के अंतर्गत, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? याद करिए, सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार, सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति किसके समय? औरंगजेब के समय। औरंगजेब अपने विरोधियों को मिलाकर चलता था, इसलिए सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति, हिंदू मनसबदार को नियुक्त किया था। सबसे ज्यादा मनसबदार भी औरंगजेब के समय में। ऐसा मनसबदारी प्रथा शुरुआत हुआ था अकबर के समय, लेकिन सबसे अधिक औरंगजेब के समय थे। मुगल सम्राट जिसने सबसे ज्यादा संख्या में हिंदू अधिकारियों को नियुक्त किया था, कौन था वो? औरंगजेब, ताकि कोई विरोध न करे। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? पुनः लगाया गया था, बताइए। औरंगजेब के समय। देखिए हुआ क्या था, भारत में पहली बार जजिया 712 ईस्वी में मीर कासिम जब भारत पर आक्रमण किया था, जो पहला अरब आक्रमण हुआ था, जिसी समय इस्लाम आगमन हुआ था। मीर कासिम पहली बार जब भारत पर आक्रमण किया राजा दाहिर के समय, उसी समय भारत में जजिया कर लगाया गया था। मीर कासिम भारत में पहली बार जजिया कर लगाया। जजिया कर सुरक्षात्मक कर हुआ करता था प्रारंभिक में, जो वृद्ध, बच्चा, विधवा, विकलांग, असहाय, निर्धन, ब्राह्मण से नहीं लिया जाता था। बाद में फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मण पर भी जजिया कर लागू किया। कहता कि कौन बादशाह था पहली बार जो ब्राह्मण पर भी जजिया लागू किया? वो फिरोज शाह तुगलक। आगे चल के मुगलिया साम्राज्य आया तो बाबर और हुमायूं के समय जजिया एक पॉपुलर टैक्स हुआ करता था, राजस्व का मेन साधन हुआ करता था। बाद में अकबर 1564 में जजिया को समाप्त कर दिया। फिर 1679 में जजिया पुनः प्रारंभ कर दिया औरंगजेब। लेकिन पूरी तरह से जजिया को समाप्त करने वाला मुगल बादशाह
मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह जो 1720 ईस्वी में जजिया को पूरी तरह से समाप्त कर दिया 1720 में, मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह। क्लियर है। ये पुनः प्रारंभ कर दिया था 1679 ईस्वी में औरंगजेब, और समाप्त किया था 1564 में अकबर, है ना। चलिए, पूरी तरह से समाप्त और 1720 में हुआ था। औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का क्या अर्थ था? जिहाद, ऐसे जिहाद औरंगजेब के चलाया गया, जिहादी का क्या मतलब था? औरंगजेब जिहाद का मतलब धर्म युद्ध कहता था कि गैर इस्लामिक देश से, गैर मुस्लिम देश से तब तक युद्ध करो जब तक यो मुस्लिम देश न बन जाए, जिहाद का नारा देता था। जिहादी धर्म युद्ध कहता था। औरंगजेब कहता था कि इस्लामियों को गैर मुस्लिम देश से तब तक युद्ध करना चाहिए जब तक वो देश मुस्लिम देश न बन जाए, तो दारुल इस्लाम कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ औरंगजेब के अकॉर्डिंग। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? रबिया दुरानी के मकबरा। रबिया दुरानी के मकबरा, इसको कह सकते हैं बीबी का मकबरा, है ना। रबिया दुरानी के मकबरा या बीबी का मकबरा को कह सकते हैं कि द्वितीय ताजमहल औरंगजेब बनवाया था, महाराष्ट्र में अपने पत्नी के लिए याद में बनवाया है। द्वितीय ताजमहल है। ताजमहल शाहजहां बनवाया है, जो मुमताज बेगम की याद में बनवाया था। आगरा में ताजमहल है और द्वितीय ताजमहल औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ताजमहल की तरह ही, पहले से ही ताजमहल की तरह बना हुआ मकबरा है हुमायूं का मकबरा। इसीलिए हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। ताजमहल का पूर्ववर्ती हुमायूं का मकबरा, और ताजमहल का कॉपी जीरोक्स द्वितीय ताजमहल फुहर बीबी के मकबरा को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब का पुत्री थी? ये बहन है। मेहरुनिसा जेबुनिसा पुत्री थी। कही कि मेहरुनिसा सर जी तो एक और पढ़े थे, तो जहांगीर के पत्नी मेहरुनिसा की हम बात नहीं कर रहे हैं। औरंगजेब की पुत्री भी थी मेहरुनिसा जेबुनिसा, 5 गो बेटी थी औरंगजेब की, तो पुत्री थी मेहरुनिसा। ये सब बहन है, शाहजहां की बेटी है बाकी तीनों। संत रामदास, देखिए संत रामदास और गुरु रामदास दोनों में अंतर है। संत रामदास, गुरु रामदास, संत रामदास किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? ये क्वेश्चन कर रहा। संत रामदास शाहजहां के समकालीन थे, लेकिन गुरु रामदास अकबर के समकालीन। वे सिख धर्म का 5वें गुरु अर्जुन देव, चौथे गुरु रामदास, तो चौथा गुरु रामदास अकबर के समय, लेकिन संत रामदास कह रहा शाहजहां के समय। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण कौन कराया? अच्छा देखिए, इसका 214 का हम आंसर क्या करवाएं? औरंगजेब करवाए हैं। औरंगजेब आंसर होगा, है ना। शाहजहां के समय नहीं, औरंगजेब के समय थे, मिस्टेक कर रहे थे। संत रामदास औरंगजेब के समय और गुरु रामदास अकबर के समय। शाहजहां के यहाँ कोई लेना देना नहीं। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण कौन किया था? देखिए, मोती मस्जिद 2 जगह है, एक है दिल्ली, एक है आगरा। आगरा मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां करवाया है और दिल्ली मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब कराया है। आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग। दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब कराया है और आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां कराया है। क्लियर है। नहीं, नाम एक एक रखा, मोती मस्जिद मोती मस्जिद। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को, देखिए ये आज हम लोग, अगर आज आप लोग मतलब कि जो 5 से 7 वाले क्लास किए होंगे तो लगभग इसे 50% क्वेश्चन पकड़ा रहा होगा। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, साम्राज्य था ये पूरा देश। इसे छोटा सूबा होता था। सूबा माने राज हो गया, राज के बाद जिला, इसको सरकार कहते थे। सरकार कहते थे। सरकार से छोटा परगना होता था या महाल। जिला पूछा है, ये राज हो गया, जिला हो गया, अनुमंडल हो गया, तो सरकार हो जाएगा आंसर, है ना। चलिए, मुगल शासन में मीर बख्शी, मीर बख्शी क्या होता था? तो प्रांतीय सैन्य प्रधान होता था। तो सेना का काम क्या होता है बता दीजिए? शांति बहाल करना।
किसानों से टैक्स बक्सी करना, वसूलना काम है, राजस्व वसूले के काम है, कर्मचारी का ना काम है जी। आय व्यय का लेखा जोखा करना, न्याय देना, न्याय देना काम है सेना का कि न्यायपालिका का, काजी का है। भू राजस्व के अधिकारियों का पर्यवेक्षण निरीक्षण माने देख रेख करना, है ना। अमीन साहब नापने जाते हैं जमीन तो 2 गाड़ी फोर्स लेके जाते हैं, तो पर्यवेक्षण करता है। यही डी फॉर डॉग, बड़ा डीपली क्वेश्चनिंग ले गया। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? देखिए, मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। एक होता पर्सनल डॉक्टर, जैसे फैमिली डॉक्टर, एक होता पूरे साम्राज्य का। देखिए, रावण के जो दरबारी था, दरबारी वैद्य था, सुसैद था। लक्ष्मण जी को जब संजीवनी बूटी लाया था तो लगा था, तो हनुमान जी हुए सुसैद वैद्य को उठा कर लेके आए थे। तो उसी जैसे चरक चिकित्सक था, जैसे कहने का मतलब है बिंबिसार के दरबार का जीवक चिकित्सक था। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि मुगल सेना में चिकित्सक किसको नियुक्त किया गया था? मनुची को। औरंगजेब के पार्टिकुलर चिकित्सक बर्नियर था, लेकिन मुगल सेना में चिकित्सक कौन था? तो मनुची था, है ना। पहले स्टार्टिंग में ही तोपची था, तोप चलाने वाला था, बाद में चिकित्सक बन गए। निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? गलती कौन नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है। सत्य नहीं है माने गलती कौन नहीं ना। मनसबदारी व्यवस्था अकबर शुरू किया था, इसमें 33 को वर्ग थे टोटल मिला के, यह सही है। समस्त अथवा यानी कह रहा है कि उन्हें मशस्त अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे, सही बात है। उनका सवार पद जात से अधिक हो सकता था, यही गलत है। जात से अधिक नहीं हो सकता था। आंसर सी फॉर कैट। पूछा वो क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका अटपटा है। मैंने क्वेश्चन टफ हो जाना इसका मतलब ये नहीं साबित करता है कि क्वेश्चन खराब है। टफ हो गया, पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो जाहिर सी बात है हम लोग उस पड़ाव पर हैं जो मुगलिया साम्राज्य का लास्ट कड़ी है। तो छोटा फटका जो भी है कठिन शब्द भी इसी में इंक्लूड कर दिए। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व, कहीं कहीं माल भी लिख देता है ना। भू राजस्व यह माल आय का प्रमुख स्रोत था। अकबर जब वसूलता था राजस्व, तो अकबर भू राजस्व उपज का 1/3 भाग वसूलता था। लेकिन जब शाहजहां वसूलता था, इसी ने श्रीवास्तव जो इतिहासकार है कहे कि स्वर्णकाल शाहजहां के शासनकाल को 50% वसूलता था, 1/2 भाग। समझ सकते हैं आप। शाहजहां ठेकेदारी व्यवस्था दे दिया था, राजस्व वसूलने के लिए ठेकेदारी प्रथा दे दिया था। डायरेक्ट कहता ठेकेदारी प्रथा कौन शुरू किया था? शाहजहां। अगला पॉइंट में देखिए क्या कर रहा है सर। मुगल साम्राज्य इसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध माने प्रतिबंध लगाया था। तो तंबाकू भारत में सबसे पहले पुर्तगाली लोग शुरू किया था। अब पुर्तगाली लोग ब्राजील से लाया था। भारत में तंबाकू शुरुआत जहांगीर के समय हुआ था, और जहांगीर ही पहली बार प्रतिबंध भी लगाया था, इसीलिए आंसर जहांगीर होगा, है ना। आज तंबाकू लोग, बहुत लोग तंबाकू का शिकार हो गए हैं। उसको बुद्धिवर्धक चूर्ण कहते हैं, BBC, बुद्धिवर्धक चूर्ण। कहते तंबाकू खाने से फुर्ती आ जाता है शरीर में। पता नहीं, टेस्ट करने के बाद ना पता चलेगा। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मदद ए मास याद करिए, मदद ए मास एक ऐसा जमीन होता था जो बिना टैक्स के दिया जाता था। मदद ए मास माने बिना टैक्स के, फ्री में, अनुदान में दिया गया जमीन होता था। मदद ए मास का निरीक्षण जो देख रेख करता था उसको सद्र कहते थे, सद्र कहते थे। यहाँ कह रहा कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या इंगित करता है? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त बिना टैक्स के अनुदान वाला भूमि, इसी को ना कहते थे मदद ए मास। वैसा जमीन को कहते थे मदद ए मास। अब पेमेंट के बदला में जो जमीन दिलाता था उसको जागीर भूमि कहते थे। और जो राजा को डायरेक्ट रूप से टैक्स मिलता था जिससे, उसको खालसा भूमि कहते थे। प्रत्यक्ष रूप से बादशाह का नियंत्रण में होता था खालसा। मुगल शासन में तांबा का सिक्का क्या कहलाता था? दाम कहते थे। तांबा के सिक्का को दाम कहते थे। रुपया तो चांदी का होता था, चांदी का होता था। सबसे बड़ा सोना का सिक्का होता था, नाम था उसका संसब। सबसे बड़ा सोना का सिक्का को नाम क्या था? संसब, जो अकबर चलाया था। निम्नलिखित में से किसे
अच्छा, किस शासक ने शाहरुख नाम का चांदी का सिक्का चलाया था? बाबर। शाहरुख नाम के चांदी का सिक्का चलाया था कौन? बाबर। मध्यकाल में बटाई शब्द क्या क्या मतलब था? बटाई का लगान निर्धारण का तरीका था, टैक्स लगाया था, रास बटाई, लाग बटाई, जो साम्राज्य देख करके कितना फसल है कितना कट्ठा में लगाते थे, तो तरीका था, है ना। मेरे साथ अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते, सेंटर पर जुड़ना चाहते, तो मुसल्लापुर हाट, साई चौक, रामपुर रोड, पटना पधार सकते हैं आप। 50 क्वेश्चन हो जाएगा तो आप लोग बताइएगा कि 50 हो गया है। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पत्तियों में से कौन सा भू राजस्व वसूल का प्रचलित था? भू राजस्व वसूलने का एक प्रचलित पद्धति कौन था? ये दक्कन में, दक्षिण भारत में अकबर जो है राजस्व वसूलता था, तो कौन सा सिस्टम से वसूलता था? नहीं, हल की संख्या के आधार पर टैक्स लेता था, कितना हल चल रहा उसी हिसाब से लेता था, हल की संख्या के आधार पर टैक्स लेता था। अकबर तो जाप्ती प्रणाली भी शुरू किया था, 5 कट्ठा फसल बोया है तो बोया गया फसल के आधार पर टैक्स ले लिया, उस जाप्ती प्रणाली था। टोडरमल शुरुआत किया था, लेकिन टोडरमल वित्त मंत्री था, इसीलिए अकबर शुरू किया माना जाएगा। 10 साल बंदोबस्त 1580 में अकबर शुरू किया था, जो 10 साल का रिकॉर्ड को देख करके टैक्स कितना लगेगा तय करता था, तो अकबर शुरू किया था। लेकिन दक्कन पार्टिकुलर कह दिया है, इसलिए दक्कन में हल की संख्या के आधार पर टैक्स लगाया था। मुगल चित्रकला में विषय कौन सा? मुगल चित्रकला में विषय कौन सा कथन सत्य है? मान देखिए, चित्रकला से रिलेटेड कह रहा कि कौन सा सही है ही ना। मुगल चित्रकला में युद्ध दृश्य बनाया जाता था, हाँ, युद्ध करते हुए वीरता वाला फोटो बनाया जाता था। पशु पक्षी प्रकृति का भी दृश्य बनाया जाता था, हाँ, मुगल चित्रकला में प्रचलित था। दरबारी लोग चित्रण करते थे, हाँ, यो प्रचलित था। उपयुक्त सभी, तो हाँ उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा डी फोटो। अब कह रहा मुगल काल में चित्रकला मुगल शैली प्रारंभ कब से हुआ था, किसके समय से? चित्रकला का शुरुआत मुगल में हुमायूं के समय शुरू हुआ था। चित्रकला का जो शुरुआत हुआ था सबसे पहले हुमायूं के समय हुआ था। वही चित्रकला का चरमोत्कर्ष सबसे ज्यादा फला फूला था वो जहांगीर के समय फला फूला था। इसीलिए चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के शासनकाल को कहते हैं, जबकि शुरुआत हुआ था किसके शासनकाल में? हुमायूं। चित्रकला का शुरुआत हुमायूं के समय हुआ, जबकि चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के शासनकाल को कहते हैं। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा? ही कह रहा है कि दास्तान ए हमजा, ये जो है चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? दास्तान ए हमजा ये है क्या? तो वीरता पूर्वक चित्र होता था, वीरतापूर्ण, अगर युद्ध कर रहे हैं आप, वीरतापूर्ण चित्र को दिखाया जाता था दास्तान ए हम अमीर हमजा में। और किसके द्वारा किया गया ये कह रहा है? अब्दुल समद के द्वारा। आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। दशावंत तो बसावंत, दशावंत बसावंत दोनों चित्रकार थे। किस मुगल बादशाह के सम्राट में दरबारी थे? तो अकबर के चित्रकार थे। पहाड़ी स्कूल, अभी के हिसाब से पहाड़ी स्कूल हिमाचल प्रदेश में है। राजपूत स्कूल, अभी के हिसाब से राजपूत स्कूल जम्मू कश्मीर में है। मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल अभी के हिसाब से उत्तराखंड में है। किस कला के शैली को प्रदर्शित करता है? चित्रकला के। कह रहा है पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल, ये कौन सा कला के विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करता है? तो चित्रकला के शैली को प्रदर्शित करता है, माने चित्रकला से रिलेटेड स्कूल हमारे सिखाया जाता है ना। किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली है राजस्थान का। कहाँ का? राजस्थान का। किशनगढ़ शैली राजस्थान का है। यहाँ चित्रकला और फिजिकल एजुकेशन दोनों, शारीरिक शिक्षा के लिए भी है, शारीरिक शिक्षा के लिए और चित्रकला दोनों के लिए प्रसिद्ध है।
प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। तानसेन का असली नाम था रामतनु पांडे। रामतनु पांडे किसके दरबार में रहते थे? अकबर के। अकबर इसको कंठाभरण बानी विलास का उपाधि दिया था तानसेन को। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंश से हिंदू संगीत का शिक्षा लिया था? समझ सकते हैं आप, लाला कलावंश से हिंदू संगीत का शिक्षा लिया था। मुगल बादशाह निरक्षर है, पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ है, फिर भी हिंदू संगीत का शिक्षा ले रहा है अकबर। हिंदू संगीत मैंने क्या था? नगाड़ा बजाने के लिए। सीख क्या रहा है भाई? तो नगाड़ा बजाने के लिए। नगाड़ा हिंदू संगीत का एक वाद्य यंत्र है, हम समझिए, नगाड़ा बजाने के लिए सीख रहा है। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन। बाबरनामा देखिए हैं, तुजू के बाबरी, तुजू के बाबरी तुर्की भाषा में, बाबर खुद लिखा था। बाबर तुजू के बाबरी तुर्की भाषा में, जो कि मुगल का मातृभाषा तुर्की, लिखा था। बाद में तुजू के बाबरी का ही बाबरनामा के नाम से अनुवाद किया गया। किस नाम से? बाबरनामा के नाम से। ये बाबरनामा के नाम से फारसी में अनुवाद किया गया है, और फारसी में जो अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना है ना, अब्दुल रहीम खाने खाना फारसी में अनुवाद किया बाबरनामा के नाम से, तुजू के बाबरी का। बाद में इसी का अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया? क्वेश्चन पूछ रहा है तो लेडन और रस्किन। आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, लेडन रस्किन। कोई सर जी इतना कहाँ से टफ क्वेश्चन ला दिए? तो टफ क्वेश्चन ही पूछा है, इसीलिए हम सोचे कि एक बार निचोड़ निकाल ही देते हैं, कि सब जितना भी है खंगाल देते हैं, शायद कोई ऑप्शन से पकड़ाने लगे। अब देखिए एक बार में किसी का नहीं होता। सोचिए कि एक बार में पढ़ें, अब आप राजेंद्र बाबू तो हैं नहीं कि एक के बार में कोमा साहित्य पढ़ जाइएगा तो याद हो जाएगा। तो एक बार में नहीं होता, एक बार में हो सकता है 50%, हो सकता है 30%, 35, 40, 45, 60 से 65% अगर आपको जीएस बनता है, समझिए आपको अच्छा जानकार है। और 70-75 तो आप जी के जीएस का मास्टर हैं, इतना आपका पकड़ हो गया। इसलिए समझिए कि एक दो बार देखते रहने से क्लियर होगा। गुलबदन बेगम पुत्री थी, केकर बेटी? गुलबदन बेगम बाबर की बेटी है, यानी अकबर की बुआ है, हुमायूं की बहन है। यही गुलबदन बेगम अकबर के शासनकाल में हुमायूं नामा पुस्तक लिखी है। हुमायूं नामा का लेखक है गुलबदन बेगम, जो हुमायूं की बहन है, अकबर की बुआ है। अकबर के शासनकाल में हुमायूं नामा लिखी है, अकबर के कहने पर लिखी है हुमायूं नामा रचना। अकबर के शासनकाल 1560 से 62 तक जो था, 1560 से 1562 तक के जो काल था अकबर के, इसको महिलाओं का पेटीकोट काल कहा जाता है। यानी अकबर के शासनकाल को पेटीकोट का काल कहते हैं, अकबर के शासनकाल को 1560 से 62, क्योंकि इन्हीं लोग पढ़े लिखे महिलाओं के बलबूते अकबर शासन चलाया था 2 साल। क्योंकि 1560 में इसका जो मेन था बॉडीगार्ड, संरक्षक, राजनीतिज्ञ, कौन? बैरम खां, उसका मृत्यु हो गया था। तो इसी से महिलाओं के बलबूते अपना साम्राज्य चलाया था। इसीलिए 1560 से 62 तक के काल को पेटीकोट काल कहा जाता है, अकबर के शासनकाल को। चलिए, मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं? अभी तुरंत न देखे, गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा लिखी है गुलबदन बेगम। ध्यान रखिएगा, हुमायूं की जो पत्नी है उसका नाम है हमीदा बानो बेगम, उसी को हाजी बेगम भी कहते हैं, ठीक है, जो हुमायूं के मकबरा बनवाई थी अकबर के शासनकाल में। इसीलिए हुमायूं के मकबरा को महबूबाना पेशकश भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया कौन? हाँ, ताजुल माली। करा तबकात अकबरी किसने लिखा? तबकात अकबरी कौन लिखा है? निजामुद्दीन अहमद।
दो चार वो किताब है जो आपको उल्टी पल्टी टाइप का लग रहा है, कोई बात नहीं है, एक बार पढ़ लेंगे आगे बढ़ जाएंगे। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान, समझ सकते हैं, हिंदी साहित्य के लिए सबसे ज्यादा योगदान रहा किसका? फैजी का। क्योंकि हिंदी साहित्य कोई भी रचना होता था ना, ये सत्यापन फैजी करता था। समझ सकते कितना बड़ा योगदान रहा था इसका। अबुल फजल का बड़ा भाई था फैजी, जो अकबर का दरबारी कवि था। शाहजहां नामा के लेखक, 50 को हो गया है, सही करा दे रहा है। शाहजहां नामा के लेखक कौन है? इनायत खां, है ना। शाहजहां नामा के लेखक कौन है? इनायत खां। चलिए आगे से चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चैनल का नाम कह रहे हैं जो चल रहा है स्टडी पॉइंट पटना।